हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। दिस इज़ ऋषिका। आज हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले विजन है इसकी करंट अफेयर्स, जो कि हमारे जुलाई मंथ की चल रही है। तो इन्वायरमेंट की जो भी टॉपिक बची हुई थी, चलिए आज हम लोग इसको कुछ टॉपिक्स देख लेते हैं। मीथेन इमिशन तक हम लोग देख लिए। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ई वेस्ट। ई वेस्ट भी हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मैराइन प्लास्टिक पॉल्यूशन से, साथ ही साथ सस्टेनेबल ओशन इन इकोनॉमी की बात करेंगे, जो कि 2050 की रिपोर्ट है। कूलिंग इमिशन और पॉलिसी जो सिंथेसिस रिपोर्ट है, इसके बारे में बात करेंगे। और भी यहाँ पे है, देखते हैं टाइम मिलता है तो और भी यहाँ पे टॉपिक को हम लोग इंक्लूड कर लेंगे, क्योंकि काफ़ी टॉपिक यहाँ पे काफ़ी लेंदी होते हैं और काफ़ी यहाँ पे समझना भी पड़ता है, समझाना भी पड़ता है कि नहीं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है लेसन। और भी आप लोग को प्रीवियस लेसन देखनी है तो बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लेलिस्ट में आकर आप लोग स्टार्टिंग से देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की लेसन। बात करते हैं हम लोग यहाँ पे मैराइन प्लास्टिक पॉल्यूशन के बारे में। रिपोर्ट न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि एक रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश की गई है जिसका टाइटल है ब्रेकिंग द प्लास्टिक वेव, अ कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट ऑफ पाथवेज टुवर्ड स्टॉपिंग ओशन प्लास्टिक पॉल्यूशन। यहाँ पे ये रिपोर्ट आपका लाया गया है, जिसके थ्रू ये आपका पॉइंट आउट किया जा रहा है कि जो एनुअल फ्लो है प्लास्टिक का ओशन में, वो ट्रिपल हो जाएगा 2040 तक, और 29 मिलियन मेट्रिक टन पर ईयर ये आपका बढ़ने वाला है, बिना किसी इमीडिएट और सस्टेन्ड एक्शन के। अगर अभी यहाँ पे एक्शन नहीं लिया गया, जो ओशन में इतना ज़्यादा भर भर के प्लास्टिक आपका बहते रहता है, और यहाँ पे फ्रीली आपका डंप किया जा रहा है बहुत सारे सोर्सेज के थ्रू, अगर इसको आज भी नहीं रोका गया तो कल को क्या होगा कि 2040 तक आते आते क्या होगा कि ये जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है, इसकी प्रॉब्लम ट्रिपल हो जाएगी। तो आप लोग अभी समझ रहे हो कि इनिशियल स्टेज पे जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है, आज की डेट में हम लोग कितना ज़्यादा प्रॉब्लम झेल रहे हैं कि हमारी ओशन क्लीन नहीं है, वाटर कंटामिनेट हो रही है, मैराइन जो इकोसिस्टम है वो कहीं ना कहीं हमारी जो लॉस होते जा रही है, बायोडाइवर्सिटी थ्रेटेंड होते जा रहा है, बहुत सारे स्पेसीज है जो कि हमारे मरते जा रहे हैं, एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। और वेल्स वगैरह आप देख सकते हो कि शार्क मछलियाँ कितना ज़्यादा डेथ होते जा रही है, तो ये उनका डेथ होते जा रहा है। तो ये सब आज के डेट में हम लोग देख रहे हैं। लेकिन आप लोग सोचिए कि अगर अभी भी एक अच्छा खासा एक्शन नहीं लिया गया तो क्या इसका इम्पैक्ट होने वाला रहेगा आगे आने वाले सालों में। तो इशू देख लेते हैं, एक्चुअली इतना बड़ा इशू क्यों है, ओशन में प्लास्टिक है तो इशू क्यों है। सबसे पहला क्या है कि ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन। अगर हम लोग बात करें 300 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक का, तो ये हर एक साल प्रोड्यूस हो रहा है, और इसमें से हाफ अगर देखें तो सिर्फ सिंगल यूज़ आइटम है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक कहने का मतलब है कि जब भी आप दुकान में सामान खरीदने जाते हो तो आपको वहाँ पे क्या देता है, सामान के साथ फ्री 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 प्लास्टिक फ्री, है कि नहीं। अब मॉल्स वगैरह आप जाओगे तो उसमें एक दो रुपये ले लेते हैं, लेकिन ऐसे आप जनरल स्टोर में जाओगे तो आपको फ्री में मिल जाता है। तो ये जो शॉपिंग बैग होते हैं प्लास्टिक होते हैं, साथ ही साथ जो आप लोग चाय वगैरह पीते हो, डिस्पोजेबल कप्स होता है और आपका स्ट्रॉ होता है, तो ये सारी चीज़ें जो है सिंगल प्लास्टिक में आपका काउंट होता है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक यानी कि एक बार आपने यूज़ किया उसके बाद फेंक दिया, इसको रीयूज़ नहीं किया जाता है। तो ये सारे ऐसे आइटम्स है, इसका आप लोग देखोगे कि 300 मिलियन टन्स में यहाँ पे 150 मिलियन टन्स जो है ये सिर्फ आपका सिंगल यूज़ प्लास्टिक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो एटलीस्ट 8 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक्स जो है वो ओशन में हर एक साल एंड अप हो जाता है, यानी कि पूरी तरीके से ओशन में ही वो यहाँ पे दब के रह जाता है। वेस्ट प्लास्टिक की बात करें तो 80% सारे मैराइन डेब्रिज है, यानी कि कचरा जो आपको देखने को मिलेगा सरफेस वाटर से आता है, डीप सी सेडिमेंट से आता है। तो ये सरफेस वाटर से जो रिवर बहती है आपका, वो ओशन में जाके मिलती है और अपने साथ कचरा भी ले जाती है और ओशन में जाके डंप कर देती है। तो प्लास्टिक की अगर हम लोग बात करें तो ये बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स के शोर लाइन में ही आपको डिटेक्ट होते हुए दिखेगा। तो ये बहुत पहले से भी देखते हुए आ रहा है, जैसे कि यह हमारा कॉन्टिनेंट है, तो यहाँ पे ये वेस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट है। यहाँ पे आपको शोर लाइन देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे लैंड और जो आपका ओशन यहाँ पे मिलता है उसको शोर लाइन कहते हैं। तो क्या होता है कि वेव आती है और फिर यहाँ से फिर आपका रिटर्न बैक हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो भी आपके प्लास्टिक है, वो मैक्सिमम प्लास्टिक जो है इस तरीके से शोर लाइन में ही अटक जाता है, और वेव वाटर जो है आपका ओशन वाटर वापस से ये रिटर्न हो जाता है। तो इसीलिए शोर लाइन में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। फाइन, अगर हम लोग देखें यहाँ पे जो सोलर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है उसके इन्फ्लुएंस में देखें, या फिर विंड के इन्फ्लुएंस में, करंट या फिर दूसरे नेचुरल फैक्टर्स के इन्फ्लुएंस में अगर हम लोग देखें, तो प्लास्टिक जो है ये स्मॉल पार्टिकल्स में आपका फ्रेगमेंट होता है, यानी कि बड़े प्लास्टिक आपके छोटे छोटे प्लास्टिक में टूट जाते हैं, जिसको माइक्रो प्लास्टिक हम लोग कहते हैं। माइक्रो प्लास्टिक का यहाँ पे साइज़ कितना होता है, तो 5 मिलीमीटर से भी कम होता है, और इसके बाद फर्दर फिर वो यहाँ पे टूटते हैं, जिसको नैनो प्लास्टिक कहते हैं, और इसकी साइज़ आपकी 100 नैनोमीटर से भी कम होती है। तो साइज़ का थोड़ा वेरिएशन है, इसको ध्यान रखिएगा। ये जो डिस्पर्सिस होता है प्लास्टिक का, इवन फर्दर ये और ज़्यादा डीपर जाते जाता है, यानी कि ओशन में जाता है तो और ज़्यादा ये फ्रेगमेंट होता है और अंदर तक जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पे आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा जो हैबिटाट है, यानी कि जो
मैराइन इकोसिस्टम या फिर स्पेशीज़ के रहने का जो जगह है वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय होता है, और फिर उसको जो है यानी कि हैबिटाट वाले उनके रहने वाले जगह को जो है रीट्रीट करना ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है। तो पहली बात तो यही है। सेकंड है कि यहाँ पे सोर्सेस ऑफ प्लास्टिक, मेन सोर्सेस ऑफ अगर हम लोग मैराइन प्लास्टिक का बात करें तो ये लैंड बेस्ड है। अर्बन टू यहाँ पे अर्बन से देखेंगे या फिर स्टॉर्म रन ऑफ होता है, सेवर ओवरफ्लो है, बीच विजिटर है, इनएडुकेट वेस्ट डिस्पोजल है, मैनेजमेंट है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ है, कंस्ट्रक्शन है, इलीगल डंपिंग है। तो बहुत सारे सोर्सेज आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहला जो टूरिस्ट वहाँ पे घूमने जाते हैं, आप लोग कुछ भी खाते हो और सबसे बड़ा तो वहाँ पे टेंडर कोकोनट मिलता है, वो पीते हो, उसके स्ट्रॉ फेंक देते हो, या फिर कुछ भी आप लोग पैकेट वगैरह जो खाते हो वो आप लोग वहीं पे फेंक देते हो। तो इससे देखने को मिलता है कि बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे कचरा हो जाता है। साथ ही साथ जो है स्टॉर्म रन ऑफ है, यानी कि वही आपका तूफान के साथ जो आपका कचरा वगैरह उड़ के आता है तो वो यहाँ पे डंप हो जाता है ओशन में। साथ ही साथ वाटर के साथ जो कचरा वगैरह आता है, रिवर के साथ आपका आता है तो वो डंप हो जाता है। साथ ही वेस्ट डिस्पोजल सही से नहीं किया जाता है। विजिटर तो विजिट करते ही है बीच में, लेकिन टाइम टू टाइम इसको क्लीन करना चाहिए तो वो सही से नहीं हो पा रहा है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ भी आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ जो है वो ओशन के बगल में ही होते हैं, रिवर एरिया के बगल में ही होते हैं, क्योंकि उनको रॉ मटेरियल्स भी इजीली अवेलेबल होता है, और साथ ही साथ जो है उनका ट्रांसपोर्टेशंस भी यहाँ पे कम कॉस्ट लगता है। तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ भी बहुत सारे होते हैं। इवन आपको जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ देखने को मिलेगा ओशन के अगल बगल, तो उससे भी प्लास्टिक्स का जो सोर्सेज है वो बहुत भारी मात्रा में निकलता है। तो ओशन बेस्ड जो यहाँ पे प्लास्टिक है वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है, तो ये तो जितना अभी हम लोग देखें ये लैंड बेस्ड था, ठीक है। सोर्सेज ऑफ प्लास्टिक दो तरीके का है, एक लैंड बेस्ड है, एक ओशन बेस्ड है। तो लैंड बेस्ड अभी हम लोग देख लिए। ओशन बेस्ड क्या क्या है, फिशिंग इंडस्ट्री है, नॉटिकल एक्टिविटीज़ है, और एक्वाकल्चर है। एक्वाकल्चर जो कि मत्स्य पालन होता है उसके थ्रू भी यहाँ पे आपका प्लास्टिक जनरेट होता है। साथ ही नॉटिकल एक्टिविटीज़ है, जैसे कि आप देखते हो कि टेरेस्ट्रियल यहाँ पे एरिया होता है, उसके बाद आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, तो उसमें भी मैन्युफैक्चरिंग का काम चलता है, तो उसमें कहीं ना कहीं प्लास्टिक की इस्तेमाल होती है। उसके कारण आपको देखने को मिलेगा फिशिंग इंडस्ट्रीज़ है, उनके कारण जो है आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि सोर्सेज ऑफ प्लास्टिक बताया जा रहा है। अब इससे इम्पैक्ट देख लेते क्या होता है, क्योंकि मेन प्रॉब्लम यहीं पे है। अगर आप लोग ये समझोगे कि किसी भी चीज़ का इम्पैक्ट कैसा हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है तो किस हद तक पॉजिटिव हो रहा है, और नेगेटिव जा रहा है तो किस हद तक नेगेटिव जा रहा है, अगर ये आप समझ गए ना तो आपको समझ में आएगा कि कोई भी चीज़ कितनी ज़्यादा भयावह है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। मैराइन इन्वायरमेंट की अगर हम लोग बात करें तो इंजेशन, सफोकेशन, इंटेंजलमेंट जो कि 100 मैरीन स्पीसीज़ को देखने को मिलता है। प्लास्टिक के कारण क्या होता है ना कि बहुत सारे ऐसे स्पीसीज़ है जो कि सांस नहीं ले पाते हैं, वो सफोकेट फील करते हैं, जैसे कि सी बर्ड हो गए, वेल्स है, फिशेस है, टर्टल है। और बहुत ज़्यादा जो आपको देखने को मिलेगा कि स्टारवेशन के कारण इनका डेथ हो जाता है, क्योंकि इनकी बॉडी में पूरी तरीके से प्लास्टिक कचरे भरे होते हैं। जो वेल मछली उड़ीसा के कोस्ट में बहुत ज़्यादा मरते हुए दिखी थी लास्ट ईयर, तो उनका जब काटा गया था पेट, तो पेट से जो है ना बहुत सारे टन्स ऑफ प्लास्टिक निकले थे, प्लास्टिक डेब्रिस निकले थे, जो प्लास्टिक के कचरे होते हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि वो कंज्यूम क्या कर रहे हैं, प्लास्टिक खा रहे हैं, और प्लास्टिक खाने से क्या हो रहा है कि उनके जो है अंदर में बॉडी डैमेज हो रहा है, उनके ऑर्गन्स डैमेज हो रहे हैं। तो ये सारा कारण है जिसके हम लोग देखें कि मैराइन इन्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा बैडली इम्पैक्ट हो रहा है। फूड और हेल्थ की अगर बात करें तो टॉक्सिक कंटामिनेंट्स हैं जो कि प्लास्टिक मटेरियल्स के सरफेस में देखने को मिलेगा। ये मैराइन ऑर्गेनिजम्स उसको खा रहे हैं, जैसे मछलियाँ उनको खा रही है, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम कहीं ना कहीं बिगड़ रहा है, और वो जो खा रही है, ठीक है, उसको फिर हम लोग खा रहे हैं। फिश तो हम लोग खाते ही है, तो उसको फिर हम लोग खा रहे हैं। वो टॉक्सिक मटेरियल्स जो है हमारे बॉडी में जा रहा है, वो प्लास्टिक के मटेरियल्स हमारे बॉडी में जा रहा है। तो इसीलिए तो आज की डेट में आपको इतना न्यू कलरफुल जो है डिजीज़ देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है, ये सारी है हमारे कारण ही ऐसा हो रहा है। हम टूरिस्ट को हम बीचेस घूमने जाते हैं, वहीं पे प्लास्टिक फेंक देते हैं, और वापस से जो प्लास्टिक हम लोग फेंके हैं एक दिन घूम के वही प्लास्टिक हम लोग खाते हैं। ज़रा बैठ के सोचिएगा इस चीज़ को, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। एक छोटी सी आपकी गलती जो है ना आप ही की लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रही है। दूसरे की लाइफ की तो बात को बाद में देखेंगे ना, आप खुद के दुश्मन खुद हो। तो यहाँ पे ज़रूरी क्या है कि हर एक इंसान को ये समझना होगा, भैया डस्टबिन हर जगह अवेलेबल होता है, उसमें बाकायदा लिखा रहता है यूज़ मी, तो यूज़ कीजिए ना उनको। तो इसलिए कचरे को हर एक अच्छी जगह पे फेंकना चाहिए, और कोशिश कीजिए कि प्लास्टिक को कम से कम इस्तेमाल करें। आप जब मार्केट जाते हो तो अपने अगर व्हीकल से जा रहे हो तो कोशिश कीजिए कि व्हीकल में ही रख ले। प्लास्टिक अगर फ्री में दे भी रहा है तो उसको थैंक यू बोल के प्लास्टिक छोड़ दीजिए और सामान लेकर आ जाइए। घर से अगर शॉर्ट डिस्टेंस में आप जा रहे हो तो बाकायदा अपना आप लोग जो है गुटरिक झोला वगैरह जो होता है वो लेकर जाइए। इट्स वेरी इजी। देखिए छोटे छोटे काम करने से ही हमारा इन्वायरमेंट स्वच्छ हो सकता है, और सबसे बड़ी बात आप अपने हेल्थ का अपने ही ध्यान रख सकते हो, ठीक है। तो ये एक बात देखने
देखने को मिल रहा है कि फूड और हेल्थ जो है हमारा टॉक्सिक होते जा रहा है। ना सिर्फ मैराइन स्पीसीज इससे जूझ रहे हैं, हम जैसे ह्यूमन बींग भी जूझ रहे हैं। और कांड किसका किया हुआ है? तो हमारे द्वारा ही किया गया है कि हम ऐसे प्लास्टिक्स वगैरह जो है यूजुअली फेंक दे रहे हैं। कार्सिनोजेनिक अगर केमिकल्स देखें तो ये बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है प्लास्टिक मटेरियल में। और कार्सिनोजेनिक केमिकल जो है बहुत ही हार्मफुल केमिकल होता है जो हमारे बॉडीज़ के इंडोक्राइन सिस्टम को डैमेज करता है। कहने का मतलब है कि हमारे जो लीवर हो गए, किडनी हो गए, हार्ट हो गए, लंग्स हो गए, इन सबको जो है ये आपका डैमेज करता है, जिसके कारण हमारा एक अच्छे तरीके से बॉडी का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम सही से नहीं हो पाता है, हमारे न्यूरोलॉजिकल में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाता है, इम्यून डिसऑर्डर देखने को मिलेगा। और ये दोनों होता है, ह्यूमन बींग्स में भी होता है और वाइल्ड लाइफ में भी देखने को मिलता है। थर्ड, अगर हम लोग टूरिज्म के ऊपर देखें तो प्लास्टिक वेस्ट के कारण क्या हो रहा है कि जो ब्यूटी है, जैसे आप लोग देखते हो कि कुछ टूरिस्ट डेस्टिनेशन होता है उसमें प्लास्टिक कचरे क्या होते हैं ना कि वो पूरे गंदे कर देते हैं, वो ब्यूटी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो टूरिस्ट, अगर हम लोग टूरिस्ट में पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस तरीके से प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें। एटलीस्ट जो बीचेस एरिया है, टूरिस्ट स्पॉट है, उस जगह पे प्लास्टिक अवेलेबल होनी ही नहीं चाहिए। प्लास्टिक अवेलेबल हो रहा है इसलिए लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये है। और अल्टरनेटिव भी नहीं है प्लास्टिक का, इतना चीप एंड अफोर्डेबल है, तो इसीलिए यहाँ पे प्लास्टिक ही नहीं मिलना चाहिए। तो टूरिज्म की जगह पे आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा मेजर इकोनॉमिक कॉस्ट देखने को मिल रहा है, क्योंकि मेंटेन नहीं हो पा रहा है, वो सारे साइट्स उसको सही से क्लीन नहीं कर पा रहे, और अगर क्लीन कर पा रहे तो बहुत कॉस्टली जा रहा है। ठीक है, तो ये तीनों एंगल से हम लोग देख लिए, एक तो इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से, एक तो फूड और हेल्थ के पर्सपेक्टिव से, तीसरा यहाँ पे टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से। तो ये एक बिग इशू है। इसमें आप लोग समझ गए कि ये जो मैराइन पॉल्यूशन है इसमें इशू जो है आप लोग को भी है। साथ ही साथ एग्जिस्टिंग चैलेंजेस अगर हम लोग बात करें कि क्या क्या चैलेंज है, ये सारी इशू है तो ठीक है, क्यों नहीं हम लोग इसको डील कर पा रहे? तो सबसे पहला है कि लॉन्ग रेसिडुअल पीरियड ऑफ प्लास्टिक है। एक बार अगर प्लास्टिक वेस्ट अगर ओशन में इंटर हो जाएगा ना, तो ये आप देखोगे कि बहुत कम समय लेता है कि हम लोग इसको कलेक्ट कर सकते हैं, अच्छे तरीके से कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये हम लोग इसको कलेक्ट नहीं करते ना, तो ये बहुत लंबा टाइम ले लेता है और ये डिकम्पोज होने में, क्योंकि प्लास्टिक डिकम्पोज नहीं होते हैं जल्दी, और बहुत लंबे समय तक वो लैंड में, ओशन में वैसे के वैसे ही पड़े रहते हैं, जिसके कारण और ज़्यादा जो है ना ये आपका बीमारी फैलने का सोर्स है। साथ ही साथ आप लोग देखो कि गंदगी हो जाती है, कंटामिनेटेड हो जाता है। तो प्रॉब्लम क्या है कि लॉन्ग रेसिडुअल पीरियड ऑफ प्लास्टिक है कि ये, इसको अगर हम लोग ऐसे ही छोड़ दें तो ये लंबे समय तक ऐसे ही रह जाएगा। और साथ ही साथ जो प्लास्टिक मटेरियल्स होते हैं वो अपने आप को ही ना टूटते जाते हैं, जैसे कि अभी हम लोग देखिए माइक्रो प्लास्टिक में, देन यहाँ पे नैनो प्लास्टिक में, तो ये ब्रेक डाउन होते रहते हैं और बहुत लंबे स्केल्स तक में, बहुत दूरी तक में ये फैल जाते हैं। सेकंड है कि लैक ऑफ कंप्लायंस है, हमारे यहाँ जो कानून है, कन्वेंशन है, उसके साथ हम लोग सही तरीके से नहीं चल रहे हैं। लिमिटेड हमारा फिनेंशियल रिसोर्सेज है, लैक ऑफ फंड्स देखने को मिलेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर 1972 का कन्वेंशन ऑन प्रिवेंशन ऑफ मैराइन पॉल्यूशन की बात करें बाय डंपिंग वेस्ट एंड मैटर, 1996 का प्रोटोकॉल है। और साथ ही साथ यहाँ पे आप लोग देखो कि 1996 का प्रोटोकॉल क्या है, लंदन कन्वेंशन है। 1978 का प्रोटोकॉल है जो कि मार्पोल प्रोटोकॉल कहते हैं, इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन फ्रॉम शिप्स। तो ये सारे ऐसे इंटरनेशनल कानून है जिसके साथ हम लोग बेटर तरीके से कंप्लायंस नहीं कर पा रहे। स्ट्रक्चर फ्लोज की अगर हम लोग बात करें तो लीनियर जो प्लास्टिक सिस्टम है, 95% जो इसमें आप देखोगे कि प्लास्टिक पैकेजिंग का जो वैल्यू है ना, ये इकॉनमी में ही चला जाता है आफ्टर सिंगल यूज़ साइकिल, यानी कि एक बार इसको यूज़ करके जो हम लोग फेंक देते हैं, इसमें 95% तक का हमारा कॉस्ट इसमें चला जाता है। ग्लोबली अगर देखें तो सिर्फ यहाँ पे 71% जो प्लास्टिक प्रोड्यूस हो रहा है ये कलेक्ट हो पाता है, और लेस देन 15% जो है वो रिसाइकिल हो पाती है। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये सोचने वाली बात है कि आप लोग देखिए कलेक्ट कितना हो रहा है, 71% ही कलेक्ट हो रहा है 100% से, और इसमें से भी कितना रिसाइकिल किया जा रहा है, तो ओनली 15%, बाकी का कहाँ जा रहा है? ठीक है, तो समझ सकते हैं आप लोग। लैक ऑफ डेटा है, हमारे यहाँ किसी भी चीज़ के लिए सही से डेटा अवेलेबल नहीं होता। जब डेटा अवेलेबल होगा कि कचरे कितने हैं, मान लीजिए कि आपके एरिया में आपको पता चलेगा कि ठीक है यहाँ पे 15 टन कचरे, सपोज दैट, ठीक है, दिल पे नहीं लेना और ये मत बोलना कि इतना कम या फिर इतना ज़्यादा। 15 टन अगर कचरे वेस्ट आपका जनरेट हो रहा है आपके मोहल्ले में, तो आपको पता होगा, तो आप यहाँ पे कोशिश करोगे ना कि 15 टन जो है कचरे को आप कलेक्ट करने का कोशिश करोगे, इसको फिर रिसाइकिल प्रोसेस के लिए भेजोगे। इसके बाद आप लोग चेकआउट करोगे कि रिसाइकिल होने के बाद ये कितना रीयूज़ करने के लायक है कि नहीं, फिर ये कितना परसेंट जो है ये रीयूज़ हो रहा है। ठीक है, तो ये सारे एक साइकिल है जिसके थ्रू अगर डेटा अवेलेबल होता है ना तो काम बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो ये सारी बातें। अब करना क्या चाहिए हम लोग को?
करना तो सबसे पहले मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच चाहिए। एक इंसान से या फिर एक आपका डिपार्टमेंट से ये नहीं हो पाएगा। हमें यहाँ पे प्लास्टिक पॉल्यूशन जो कि ओशन में जा रहा है ना, उसको रोकना है, और इसमें एक कॉम्बिनेशन ऑफ अप्रोचेस चाहिए। यानी कि प्लास्टिक यूज़ को सबसे ज़्यादा लिमिट करने की ज़रूरत है, वेस्ट कलेक्शन को हम लोग को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है जिसमें कि वेस्ट कलेक्ट करके कहाँ पे इसको डंप करना है, अच्छी तरीके से मैनेज करना है, रिसाइकलिंग प्रोसेस को और ज़्यादा बढ़ाना है, पर्टिकुलरली वो एरिया में जहाँ वो कंट्री में जहाँ पे प्लास्टिक ओरिजिनेट होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ हमें इंटरनेशनल जो लीगल बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट है उसको फर्दर एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, जिसके थ्रू जो हमारे प्लास्टिक पॉल्यूशन का जो प्रॉब्लम है उसको हम लोग बेटर तरीके से एड्रेस कर पाएंगे। साथ ही कोलैबोरेशन को स्ट्रेंथन करना है, यानी कि गवर्नमेंट को सामने आना होगा, रिसर्च इंस्टीट्यूशन को आना होगा, इंडस्ट्रीज़ को आना होगा, जिसके थ्रू हम लोग एक एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजिकल बिहेवियर पॉलिसी सॉल्यूशंस ला सकेंगे, जिसके थ्रू हम लोग प्लास्टिक के यूजेस और उनके डिस्पोजल को यहाँ पे मैनेज कर पाएंगे। ट्रांजिशन है लीनियर टू सर्कुलर इकोनॉमी में, यानी कि लीनियर इकोनॉमी क्या होता है कि आप लोग मानिए कि यहाँ पे आपका प्लास्टिक जनरेट हो रहा है, यहाँ पे प्लास्टिक यहाँ पे आपका डंप हो जा रहा है, ये खत्म हो जा रहा है। सर्कुलर में क्या होगा कि यहाँ पे प्लास्टिक जनरेट होगा, ये यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, ये यहाँ पे आपके जो है यूज़ होगा, फिर उसके बाद जो है यहाँ पे वेस्ट कलेक्ट होगा, फिर यहाँ पे आपका रीयूज़, ये इसको रिसाइकिल किया जाएगा, फिर रीयूज़ होगा, फिर प्रोड्यूस होगा, फिर लोगों के पास जाएगा, कंज्यूम होगा। तो ये एक साइकिल में चलते जाता है। तो हमें लीनियर इकोनॉमी से बेटर है कि हम लोग यहाँ पे साइक्लिक इकोनॉमी को अडॉप्ट करें। साथ ही साथ इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे मैं अभी भी आप लोग को कह रही हूँ कि हम लोग को एकजुट होकर आगे आना होगा। आप लोग को और हम लोग सबको ये समझना होगा कि प्लास्टिक आज की डेट में कितना प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। हमें ही अभी आगे, आपको क्या लगता है 2020 तो हो गया और 2040 तक बताया जा रहा है कि ट्रिपल होने वाला है प्लास्टिक मैराइन पॉल्यूशन। तो हम लोग 20 साल आगे जाके क्या देखने वाले हैं कंट्री में? क्या आप नहीं चाहते हो कि और लंबा साल जियो? ठीक है, और लंबा साल जीने के लिए जो है आपको हेल्दी रहना ज़रूरी है, और हेल्दी रहने के लिए जो है ना आप लोग को हेल्दी फूड खाने की ज़रूरत है, और हेल्दी फूड खाने के लिए हमें अपने हैबिट को हेल्दी करना होगा। इट मीन्स कि हम लोग को कहीं भी इसी तरीके से जो प्लास्टिक वगैरह है उसको डंप नहीं करना है। ठीक है, इस्तेमाल कम कीजिए। मैं जो अभी आपको अल्टरनेटिव बताई ना, वो सबसे अच्छा एक अल्टरनेटिव है। बहुत ही ज़्यादा एक होता है ना कि मुश्किल वाली बात कि आप अकेले कहीं घूमने निकले लेकिन कुछ पसंद आ गया तो खरीद लिया। अब उसको कैरी करने के लिए आपके पास कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है, तो आप प्लास्टिक का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास अल्टरनेटिव है और मिनिमम से मिनिमम अगर आप यूज़ कर सकते हो तो ज़रूर यूज़ करने का कोशिश कीजिए। ठीक है, तो ये सारी बातें यहाँ पे कही गई हैं। अब आते हैं इनबॉक्स में भी देख लेते हैं, काफ़ी अच्छे न्यूज़ यहाँ पे दिए रहते हैं, डेटाज होते हैं जो कि डायरेक्टली आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कंसर्न देख लेते हैं बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के साथ। यहाँ पे कंसर्न क्या है? बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक यानी कि पर्टिकुलरली वो जो कि प्लांट से बनाए जाते हैं, तो ये बहुत प्रॉमिसिंग अल्टरनेटिव है। यानी कि कन्वेंशनल जो प्लास्टिक है ना, उसका एक बेटर अल्टरनेटिव यहाँ पे बताया जा रहा है कि बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक को इस्तेमाल करना चाहिए, और वो भी राइट कंडीशन में। बट ये कंडीशंस जो है जनरली हम लोग नेचुरल इन्वायरमेंट में नहीं देखते, स्पेशली ओशन में नहीं देखते हैं। अगर हम लोग देखें तो एनर्जी इंटेंसिव और एक्सपेंसिव होता है इसको प्रोड्यूस करने में। इवन अगर हम लोग आइडल कंडीशन में देखें तो बायोडिग्रेडेबिलिटी जो है ना, ये आपका क्रिटिकल इशू, जैसे कि इंटेंजलमेंट या फिर इंजेशन, जो कि मैराइन एनिमल्स इसको खा जाते हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स को यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक कहने का मतलब है कि ऐसे प्लास्टिक जो कि एक तो प्लांट से बने होते हैं, दूसरा है कि इसको आप कहीं फेंक भी दो तो ये कम समय में ही जो है वो मिट्टी में डिकम्पोज हो जाएंगे। तो ये सारी यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट है। बट द नेगेटिव पॉइंट क्या है कि ओशन में आप फेंकोगे तो मैराइन ऑर्गेनिजम्स इसको फिर जो है वो कंज्यूम करेंगे ही। वो तो ऐसा नहीं है कि ठीक है इसको नहीं करना है, प्लास्टिक को नहीं करना है, नहीं, वो तो कर ही लेते हैं। तो ये वाली प्रॉब्लम अभी भी है। यानी कि यहाँ पे कंसर्न बताया जा रहा है कि एक बेटर अल्टरनेटिव कहा गया है बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक को, बट बेटर अल्टरनेटिव कहा गया है। लेकिन ये जो क्रिटिकल इश्यूज़ है जो कि हम लोग देख रहे हैं कि ओशन में यहाँ पे मैराइन स्पीसीज इसको खा जा रहे हैं, तो वो क्रिटिकल इश्यूज़ को तो यहाँ पे सॉल्व नहीं किया जा रहा है कि नहीं? तो फिर ये तो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, क्योंकि सोर्सेज हम लोग दो जगह से देखें, एक तो लैंड बेस्ड सोर्सेज देखें, एक ओशन बेस्ड सोर्सेज देखें। लैंड बेस्ड सोर्सेज के लिए तो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक जो है वो अच्छी अल्टरनेटिव है, लेकिन ओशन बेस्ड जो सोर्सेज है उसके लिए तो ये अच्छी अल्टरनेटिव नहीं है कि नहीं? तो यहाँ पे इस चीज़ को लेकर कंसर्न है। अब इंडिया में केस देख लेते हैं, और मेनली हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ जो इशू है उसको डील करने के लिए क्या क्या एफर्ट्स लाया गया है। हमारे कंट्री में आप देखोगे 6 लाख टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट जो है वो एनुअली ओशन में डंप किया जा सकता है। अब आप लोग एक आंकड़ा बैठ के सोच सकते हो कि 6 लाख टन्स, ठीक है। कोस्ट लाइन हमारी कितनी लंबी है? 7500 किलोमीटर है, और इंडिया के द्वारा ह्यूज चैलेंज देखा जा रहा है इसको क्लीन करने में। तो एक अलग तरीके से बात निकल कर आ रही है। 7500 किलोमीटर है, और यहाँ पे कितने स्टेट हमारे जुड़े हुए हैं? तो 9 स्टेट जुड़े हुए हैं।
तो आइए एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये गुजरात है, उसके बाद यहाँ पे आपका महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। तो इतने 9 स्टेट है हमारे जो यहाँ पे लगे हुए हैं। ये 7500 किलोमीटर का हमारा कोस्ट लाइन है, लेकिन बहुत टफ है क्योंकि यहाँ पे जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है प्लास्टिक की वो 6 लाख टन तक हो रही है, विच इज़ वेरी ह्यूज। ठीक है। सेकेंड है कि साइंटिस्ट के द्वारा यहाँ पे 414 मिलियन प्लास्टिक वेस्ट आइटम पाया गया है, जिसका वेट यहाँ पे 238 टन है। और ये हमारे कोकोस जो नीलिंग आइलैंड है इसको पूरी तरीके से पॉल्यूट कर रहा है। एक रिमोट आर्कोलॉजिकल है, आर्किपेलागो है, जो कि यहाँ पे आपको इंडियन ओशन में देखने को मिलेगा। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। एफर्ट्स क्या क्या लिया गया है इंडिया के द्वारा, यहाँ पे मार्पोल को साइन किया गया है। मार्पोल क्या है? इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन प्रिवेंशन ऑफ मैराइन पॉल्यूशन। मैराइन पॉल्यूशन को रोकने के लिए यहाँ पे आपका रूल्स एंड रेगुलेशंस इस कन्वेंशन के अंदर दिया गया है। साथ ही साथ जो प्रिवेंशन ऑफ मैराइन पॉल्यूशन है यहाँ पे डील किया जा रहा है मर्चेंट शिपिंग रूल्स 2019 के साथ ही साथ यहाँ पे आप देखोगे कि पीरियोडिक सर्वे होता है इंडियन फ्लैग वेसल्स का, जिसमें कि यहाँ पे जो भी रूल्स है उसको यहाँ पे कंप्लाइंस किया गया है कि नहीं, उसको इंश्योर किया जाता है। हमारे यहाँ स्टीयरिंग कमेटी भी है। स्टेक होल्डर्स आपको कुछ कंसर्न मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट से देखने को मिलेगा, और यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज है। और ये कमेटी क्या करते हैं कि सारे एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करते हैं, एग्जामिन करते हैं कि क्या क्या प्रपोजल आया है, और देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पे गाइडेंस देना है मिनिस्टर्स को, स्टेट्स को, यूटी गवर्नमेंट को। तो वो यहाँ पे काम करती है कमेटी। गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे एक नंबर ऑफ स्टेप्स आपका लाया गया है, जिससे कि फेज आउट करना है जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसको धीरे धीरे ख़त्म कर देना है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग, सेल, यूज़ सब कुछ जो है यहाँ पे आपका ख़त्म कर देना है। और ये कानून लाया गया था प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2018 के तहत। यहाँ पे BIS के द्वारा भी एक इंडियन स्टैंडर्ड लाया गया है, जिसमें कि प्लास्टिक माइक्रोबेड्स जो है उसकी डायमीटर 5 मिलीमीटर या फिर इससे कम भी होना चाहिए, और वो वाटर में इनसॉल्युबल हो। सॉलिड वेस्ट प्लास्टिक है जिसको कि हम लोग यहाँ पे पर्सनल केयर प्रोडक्ट को यहाँ पे जो क्लीन करने के लिए इस्तेमाल करते थे उसको बैन कर दिया गया है। यानी कि यहाँ पे जो प्लास्टिक माइक्रोवेट्स है जिसकी यहाँ पे साइज कितनी है, तो 5 मिलीमीटर या फिर इससे कम है, तो इसको बैन कर दिया गया है। स्टेट का इनिशिएटिव देखते हैं। सबसे बेटर यहाँ पे इनिशिएटिव लाया गया था केरल का सुचित्वा मिशन। तो सुचित्वा मिशन में क्या है कि यहाँ पे फिशर्स मैन को इंगेज किया गया है कि ना सिर्फ वो यहाँ पे फिशिंग करे, बट वो यहाँ पे प्लास्टिक भी, अगर उनके जो नेट वगैरह वो फेंकते हैं मछलियों को पकड़ने के लिए, तो उसमें अगर प्लास्टिक भी आते हैं ना, तो उसको भी एक जगह जो है वो गैदर करे। और सीज़ में जितने भी यहाँ पे प्लास्टिक वगैरह फ्लोट होते हैं, जैसे बॉटल्स वगैरह हो गया, तो उसको भी उनको गैदर करने का यहाँ पे एक मिशन दिया गया है। और लास्ट 10 मंथ्स में अगर हम लोग देखें तो ये प्रोजेक्ट को जब से लॉन्च किया गया है, तो उनके द्वारा यहाँ पे 25 टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट को रिकवर किया गया, विच इज़ वेरी 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 गुड। ठीक है। तो इस तरीके का हमें सारे कोस्टल स्टेट को इस तरीके की अपनी कुछ मिशन लानी चाहिए, कुछ उनका भी टारगेट होना चाहिए, तभी जाके इस तरीके से जो है यहाँ पे कवर किया जाएगा और क्लीन किया जाएगा। ठीक है। आई होप कि आपको ये आर्टिकल बहुत अच्छा लगा होगा, मैराइन पॉल्यूशन, आपको भी कुछ सीखने मिला होगा। आइए अब एक और आर्टिकल देख लेते हैं, जो कि है सस्टेनेबल ओशन इकॉनमी फॉर 2050 रिपोर्ट। यहाँ पे बात क्या की जा रही है, एक हाई लेवल पैनल जो कि यहाँ पे सस्टेनेबल ओशन इकॉनमी के लिए यहाँ पे बनाया गया है इस रिपोर्ट में, जिसके थ्रू जो ग्लोबल नेट बेनिफिट है उसको यहाँ पे देखना है। यानी कि सस्टेनेबल ओशन बेस्ड इंटरवेंशन करने से यहाँ पे जो इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो 30 इयर्स में इसका क्या यहाँ पे आपका एग्जामिन किया जाएगा कि 30 इयर्स में इस तरीके से जो है कैसे इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। ठीक है। तो 2020 में स्टार्ट किया जाएगा और 30 इयर्स का टारगेट है। इट मीन्स कि 2050 तक का यहाँ पे रिपोर्ट तैयार किया गया है। तो ये हाई लेवल पैनल के बारे में बात कर लेते हैं। ये एक यूनिक इनिशिएटिव है, वो भी 14 सर्विंग वर्ल्ड लीडर्स का, जिसमें कि आप देखोगे कि सस्टेनेबल ओशन इकॉनमी बनाने के लिए बात किया जाता है, जहाँ पे इफेक्टिव तरीके से प्रोटेक्ट किया जाएगा, सस्टेनेबल प्रोडक्शन किया जाएगा, प्रॉस्पेरिटी होगी इंडिया टू इंडिया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इंडिया इसका मेंबर नहीं है। ठीक है। ये पॉइंट को ज़रूर आप लोग नोट डाउन कीजिए कि किस ऑर्गेनाइजेशन का इंडिया मेंबर है, किसका नहीं है, क्योंकि एक स्टेटमेंट आपका प्रीलिम्स में ये भी बन जाता है। और बहुत आसान होता है कि जब आप इस तरीके के स्टेटमेंट को एलिमिनेट करते हो तो आपके आंसर तक पहुँचने में बहुत ईजी हो जाता है। तो यहाँ पे हाई लेवल पैनल है सस्टेनेबल इकॉनमी का। यहाँ पे आप देखोगे कि यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल स्पेशल इन्वॉय फॉर ओशन के द्वारा इसको सपोर्ट किया जाता है। 2018 में इस्टेब्लिश किया गया था, और गवर्नमेंट, बिजनेस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर ये काम करते हैं। अब यहाँ पे इस रिपोर्ट के बारे में देखते हैं कि बात क्या किया जा रहा है।
सबसे पहला कि एबिलिटी है ओशन का कि लाइवलीहुड सस्टेन करे, प्रॉस्पेरिटी जो सस्टेन किया जा रहा है उसको क्लाइमेट चेंज के द्वारा जो है ना यहाँ पे इरोड किया जा रहा है। यानी कि आप लोग देखो कि जिस तरीके से हम लोग पहले से जीते आ रहे हैं, आज के डेट में क्लाइमेट चेंज के कारण हर एक तबके के लोगों को यहाँ पे परेशानी हो रही है। गर्मी इतना ज़्यादा हो रहा है कि कहने का नहीं है, कभी भी बारिश हो जा रहे है, कभी भी आपका जो है विंटर सीजन में आप देखोगे कि एक्सट्रीम टेम्परेचर होते जा रहा है, वो भी ट्रॉपिकल वाले एरिया में। तो फिर ये सारी चीज़ें हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा भयवीय यहाँ पे दिखने को मिल रहा है, जिसके कारण हमारा जो जनरल और जो नॉर्मल लाइवलीहुड है, प्रॉस्पेरिटी है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे बर्बाद होते हुए दिख रहा है। यहाँ पे आप देखोगे कि ओवर फिशिंग के कारण जो है फिशिंग इंडस्ट्री बर्बाद हो रही है, फिशिंग एरिया यहाँ पे ख़राब हो रहा है। पोल्यूशन जो है, हर एक तरीके का पोल्यूशन, एयर, वाटर, प्लास्टिक, सब तरीके के पोल्यूशन से परेशानी हो रही है। बायोडाइवर्सिटी का लॉस है और कोस्टल इकोसिस्टम में भी हम लोग यहाँ पे परेशानी देख रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी बात यहाँ पे बताई जा रही है। सेकंड है कि ओशन बेस्ड जो इकोसिस्टम है उसको प्रोटेक्ट करना है। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी जो ओशन बेस्ड एक्टिविटीज़ है उनको यहाँ पे इंश्योर करना है, जिससे कि यहाँ पे हेल्थ, इन्वायरमेंटल, इकोलॉजिकली को यहाँ पे सही तरीके से हम लोग प्रोड्यूस कर सके, इकोनॉमिक और सोशल बेनिफिट भी यहाँ पे लोगों को मिल सके। रिपोर्ट के द्वारा यहाँ पे बेनिफिट कॉस्ट रेशियो बताया जा रहा है 30 ईयर्स का, और यहाँ पे 4 जो ओशन बेस्ड पॉलिसी है उसको देखते हुए सबसे पहले क्या करना है कि हमारा जो मैंग्रोव हैबिटाट है वेस्ट बंगाल वाले रीजन में, तो उसको हम लोग को रीस्टोर करना है, साथ ही साथ कंजर्व करना है। ऑफशोर जो विंड प्रोडक्शन है उसके हम लोग को ध्यान देना है। डीकार्बोनाइज करना है, यानी कि इसके ऊपर भी हम लोग देखे थे डीकार्बोनाइजेशन। तो इसमें क्या है कि कार्बन की इमिशन को हम लोग को कम करना है, और साथ ही साथ जो सस्टेनेबली सोर्स्ड ओशन बेस्ड जो प्रोटीन है उसको हम लोग को प्रोडक्शन करने में ध्यान देना है। तो ये 4 काम करना है जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पे 30 ईयर्स में अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। सस्टेनेबल ओशन बेस्ड इन्वेस्टमेंट देखें तो इससे क्या होगा कि एटलीस्ट 5 टाइम्स यहाँ पे ग्रेटर बेनिफिट मिलेगा, ग्रेटर यहाँ पे इल्ड भी, पैदावार भी ज़्यादा होगा, और इससे हम लोग 3 डायमेंशन में यहाँ पे डिलीवर कर सकते हैं। सबसे पहला है कि प्रोटेक्ट, यानी कि यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस की इमिशंस को हम लोग कम कर सकते हैं, और इससे कम करने से क्या होगा कि बायोडाइवर्सिटी हमारा प्रोटेक्ट होगा। सेकंड है कि प्रोड्यूस करेंगे, यानी कि सस्टेनेबली यहाँ पे पावरिंग हम लोग प्रोड्यूस करेंगे और इससे हमारे प्लानट को फीड किया जाएगा। यानी कि आप लोग देखो कि 9.7 बिलियन पीपल्स जो है 2050 में उनको आराम से जो है भोजन मिल पाएगा। प्रॉस्पर है, यानी कि एक बेटर जॉब मिलेगा, मोर इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, हाउस होल्ड इनकम यहाँ पे बेटर होगा, लोगों की वेलबिंग हो पाएगी। तो ये 3 तरीके से हम लोग को जो है ना यहाँ पे बेटर तरीके से हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। अब देखते हैं यहाँ पे आपका टेबल के फॉर्म में बताया जा रहा है। सबसे पहला है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर किसके लिए है, हेल्थ बेनिफिट देखेंगे, साथ ही इन्वायरमेंट और इकोलॉजिकल बेनिफिट देखेंगे, इकोनॉमिक बेनिफिट देखेंगे, और एस्टिमेटेड बेनिफिट और कॉस्ट देखेंगे। तो कंजर्व और रीस्टोर मैंग्रोव करना है, तो इसके लिए हमारा हेल्थ बेनिफिट क्या होगा, यानी कि इन्वायरमेंटल रिस्क को कम करेंगे। तो मैंग्रोव्स जो है ना एक डायरेक्ट सोर्स है, इससे आपको खाना भी मिलता है, फ्यूल वुड भी मिल जाते हैं, फाइबर भी मिलता है, और काफ़ी तरीके के ट्रेडिशनल मेडिसिन मिलते हैं वहाँ के लोकल इनहैबिटेट को, जो कि वहाँ के लोकल लोग होते हैं। साथ ही आप देखोगे कि यहाँ पे रिक्रिएशनल और एस्थेटिक वैल्यूज़ हैं फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए। तो मैंग्रोव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, और एकदम आपको यहाँ पे आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगा। सेकंड है कि अगर इसके हम लोग इन्वायरमेंटल और इकोलॉजिकल बेनिफिट देखें तो स्टॉर्म जो बहुत बड़े बड़े तूफान आते हैं तो उससे प्रोटेक्ट करता है, क्लाइमेट चेंज को यहाँ पे लड़ने के लिए यहाँ पे मिटिगेट किया जाता है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन बेनिफिट होता है। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कहने का मतलब है कि जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ये अपने तरफ खींचता है पौधा, और यहाँ पे जो ट्रीज़ होते हैं ना वो अपने अंदर उसको सिंक करते हैं। और बहुत सारे इकोसिस्टम सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि वाटर क्वालिटी बेटर होता है, कोस्टल इरोजन यहाँ पे कम हो पाता है क्योंकि इसकी जो जड़ें होती है वो बहुत मजबूत होती है, इसके कारण कोस्टल इरोजन बहुत कम होता है। इकोनॉमिक बेनिफिट देखें तो कमर्शियल फिशरिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, जिससे कि हर एक साल यहाँ पे 300 से 600 मिलियन डॉलर तक का यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि फिशरी, कमर्शियल फिशरिंग होती है। साथ ही टूरिज्म भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ता है। एस्टिमेटेड अगर बेनिफिट एंड कॉस्ट देखें तो हर एक $1 इन्वेस्ट जो किया जाता है उससे यहाँ पे $3 का बेनिफिट होता है। तो इससे भी आप लोग देख सकते हो कि कॉस्ट बेनिफिट बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। सेकंड हमें क्या करना है कि स्केल अप ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोडक्शन करनी है, यानी कि यहाँ पे आप लोग देखो कि इससे हमारा इन्वायरमेंट इम्पैक्ट ह्यूमन हेल्थ इम्पैक्ट क्या होगा, हाँ कि पॉजिटिव इम्पैक्ट है हेल्थ में। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे बहुत लो कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन होगा, इससे नेग्लिजिबल यहाँ पे इमिशन होगा दूसरे यहाँ पे कंपाउंड का जैसे कि मरकरी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये सारी चीज़ों का भी हार्मफुल जो गैसेज होते हैं इनकी भी इमिशन बहुत कम होगी। सेकंड है कि विंड सिस्टम से क्या होता है कि यहाँ पे जीरो वाटर फॉर एनर्जी की यहाँ पे ज़रूरत होगी, यानी कि एनर्जी जो जनरेट करना है और जो कूलिंग करना है उसके लिए हमें वाटर की ज़रूरत नहीं होगी। बायोडाइवर्सिटी में इम्पैक्ट होगा, यानी कि बोथ नेगेटिव और पॉजिटिव होगा। नेगेटिव
नेगेटिव अगर हम लोग देखें तो इससे कहीं ना कहीं नॉइस पॉल्यूशन होता है, वाइब्रेशन से जो मैराइन स्पीसीज है वो डिस्टर्ब होते हैं, साथ ही साथ बर्ड और विंड में यहाँ पे आपका कोलिजन होता है। जैसे कि विंड एनर्जी आप देखते हो ना कि आप लोग देखोगे कि जो यहाँ पे आपका शोर लाइन होता है ना, उसमें अगर यहाँ पे इस तरीके का कैसे बताऊँ मैं, आई होप कि मैं सही तरीके से आपको समझा पाऊँ कि यहाँ पे आप लोग देखोगे ना कि इस तरीके का विंड एनर्जी के लिए ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज से हम लोग जो है ना यहाँ पे एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। तो ये विंड के थ्रू जब ये विंड आता है तो ये जो आपका ये व्हील है ये घूमता है, तो इससे क्या होता है कि जनरेट होता है, एनर्जी जनरेट होता है, ठीक है। तो ये जब घूमता है ना तो इससे क्या होता है कि जो पक्षी उड़ते हैं तो समटाइम्स यहाँ से टकरा जाते हैं, तो उनकी डेथ भी देखने को मिली है। तो नेगेटिव भी यहाँ पे कहा जाता है टरबाइन से जब वो टकरा जाते हैं। पॉजिटिव क्या है कि यहाँ पे आपका आर्टिफिशियल रीफ जो है वो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को यहाँ पे सर्व करते हैं। ऑफशोर विंड जो है ये यहाँ पे विंड एनर्जी से क्या होगा कि जॉब क्रिएट होगा और क्लीनर एनर्जी की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। साथ ही साथ इससे इन्वेस्ट अगर हम यहाँ पे बेनिफिट देखें तो $1 अगर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो इससे हम लोग $2 से $17 तक भी हम लोग यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। तो यानी कि हम लोग का इन्वेस्टमेंट पैटर्न यहाँ पे भी बहुत सही है। डीकार्बोनाइज की अगर हम लोग बात करें जो इंटरनेशनल शिपिंग सेक्टर है, तो इससे ह्यूमन हेल्थ पे क्या बेनिफिट होगा कि पार्टिकुलेट मैटर जो 2.5 है उसको हम लोग यहाँ पे कम कर पाएंगे, क्योंकि इंजन के कंबशन से क्या होता है कि PM 2.5 जनरेट होता है, जो कि एक हार्मफुल एयर पॉल्यूटेंट है जो कि हमारे बॉडी में आराम से इनहेल करने के साथ साथ वो इंटर कर जाता है। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे 2.5 जो PM पार्टिकुलेट मैटर है वो रिड्यूस हो जाएगा। साथ ही साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इन्वायरमेंट बेनिफिट क्या होगा, तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो फॉर्म होगा शिपिंग इमिशन से, ये आपका एक जो सीजनल है वो प्रोड्यूस कर सकता है, सीजनल हॉट स्पॉट, वो भी ओशन एसिडिफिकेशन के लिए। सेकंड है कि यहाँ पे जो शिप स्पीड है वो रिड्यूस कर सकता है पॉजिटिव इम्पैक्ट, यानी कि मैराइन मैमल्स के ऊपर और अदर स्पेसीज़ के ऊपर जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है उसको कम कर सकता है। थर्ड है यहाँ पे कि इससे हम लोग मोस्ट जो कैटास्ट्रॉफिक इम्पैक्ट देखने को मिलता है क्लाइमेट चेंज में, वो यहाँ पे कम हो जाएगा। साथ ही साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इकोनॉमिक और सोशल बेनिफिट के लिए, तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे ओवरऑल जो एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट है वो 30 से 55% तक होगा। और इसमें कॉस्ट बेनिफिट अगर हम लोग देखें तो अगर $1 यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो हम लोग कितना यहाँ पे हम लोग को रिटर्न मिलेगा, तो $2 से $5 रिटर्न मिलेगा, यानी अगर अगेन हम लोग पॉजिटिव में है। नेक्स्ट और लास्ट यहाँ पे है कि हम लोग को प्रोडक्शन यहाँ पे बढ़ाना है सस्टेनेबिलिटी सोर्स ओशन बेस्ड प्रोटीन का। तो ह्यूमन हेल्थ में क्या होगा, प्रोटीन इज़ अ गुड सोर्स, ठीक है। तो इंक्रीज़ अगर हम लोग यहाँ पे करते हैं तो फिश कंजप्शन यहाँ पे इंक्रीज़ हो पाएगा, डाइवर्सिफाई हो पाएगा न्यूट्रियस फूड सप्लाई का, पर्टिकुलरली जो कि यहाँ पे कोस्टल कम्युनिटीज़ रहते हैं तो उनको भी यहाँ पे सही तरीके से न्यूट्रिशन मिल पाएगा। अगर इन्वायरमेंट बेनिफिट देखें तो यहाँ पे क्या है कि ओशन बेस्ड जो प्रोटीन है ये लेस कार्बन इंटेंसिव होता है अगर हम लोग लैंड बेस्ड एनिमल प्रोटीन की बात करें। तो इससे क्या होगा कि जो फ्रेश वाटर का डिमांड है लाइव स्टॉक एग्रीकल्चर सप्लाई करने के लिए, तो वो यहाँ पे आपका ये सपोर्ट आपका कम हो जाएगा। साथ ही यहाँ पे डाइट भी सही हो पाएगा, जिससे कि डिफॉरेस्टेशन यहाँ पे कम हो पाएगा। ये इस तरीके का डाइट जो है ना हमें डिफॉरेस्टेशन की तरफ जो है कम शिफ्ट करने के लिए मजबूर करेगा। साथ ही साथ अगर इकोनॉमिक और सोशल बेनिफिट देखें तो इससे क्या है कि हमारे वर्ल्ड फिशर्स जो है ना वो फिर से रिबिल्ड हो पाएगा, और इससे हमारी जो प्रॉफिट है वो हम लोग यहाँ पे फिर से जनरेट कर पाएंगे। अगर $1 इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो हम लोग यहाँ पे $10 तक का बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो ये 4 यहाँ पे पॉइंट बताया गया है जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पे बेटर तरीके से 2050 में, यानी कि 30 साल के बाद 2050 में हम लोग को यहाँ पे बेटर तरीके से सारी चीज़ें प्रदान हो सकती है अगर सस्टेनेबिलिटी तरीके से अगर इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए तो। अब यहाँ पे बेनिफिट कॉस्ट रेशियो के बारे में बात कर लेते हैं। ये आपका डेवलप किया गया है, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू जो बेनिफिट है 2020 में उसको हम लोग डिवाइड करेंगे वो भी 2050 से, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे ये इससे हम लोग को पता चलेगा कि कॉस्ट बेनिफिट कितना है। मान लीजिए कि जैसे कि आप लोग अगर कोई शर्ट खरीदते थे तो शर्ट अगर 2010 में आप लोग एक शर्ट अगर 300 रुपीज़ में खरीदते थे, ठीक है, और वहीं अगर 2020 में आप देखोगे कि ये शर्ट आपकी जो है 500 रुपीज़ की हो गई है, वही सेट वही क्वालिटी वही ब्रांड। तो ये आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे आपका प्राइस जो है बढ़ते जा रहा है। लेकिन अगर हम लोग यहीं पे देखें कि 2020 में अगर आपकी कोई शर्ट है, जैसे आप लोग जो कुछ भी अगर शर्ट है तो वो अगर 300 रुपीज़ में, तो 2050 में जो है ना यहाँ पे आपका और कम हो सकता है, यानी कि 200 रुपीज़ का हो सकता है। और इन्वायरमेंट के बेसिस से अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे भी और ज़्यादा बेटर हो सकता है। सारी चीज़ें अगर बेटर हो रही है तो उसको हम लोग बेनिफिट कॉस्ट रेशियो कहते हैं। कैटेगरी क्या है इसमें, तो कैटेगरी है यहाँ पे बिजनेस, और फिर कॉस्ट टू बिजनेस, कॉस्ट टू गवर्नमेंट, साथ ही साथ यहाँ पे आपका क्या है कि कॉस्ट टू हाउस होल्ड। तो ये 3 कैटेगरी है जिसमें कि यहाँ पे कॉस्ट आपका कम करना है, इन्वायरमेंट सही होना चाहिए, ह्यूमन हेल्थ सही होना चाहिए, इकोनॉमिक बेनिफिट हो और साथ ही साथ जो है कॉस्ट बेनिफिट हो। ओके,
तो इसके बारे में भी, इस रिपोर्ट के बारे में भी ध्यान रखिए। ये सारे रिपोर्ट क्या होते हैं ना कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, साथ ही साथ जो है आपकी जो सोचने की शक्ति होती है ना किसी भी टॉपिक को लेकर, वो सारी जो है वो शक्ति आपका और ज़्यादा ओपन हो जाता है। कहने का मतलब है कि आपके पास पॉइंट्स ज़्यादा मिल जाते हैं कि आप किसी भी टॉपिक को सही तरीके से जो है वो समझ सको, सही तरीके से उसमें और भी डाइवर्सिफिकेशन जो है वो ऐड कर सको। ओके, सो गाइस आज के लिए बस इतनी ही रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि है कूलिंग इमेशन एंड पॉलिसी सिंथेसिस रिपोर्ट। तो इसके बारे में भी देख लेंगे, 2-3 टॉपिक और भी बची हुई है, उसको ऐसे ही हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। सो आज के लिए इतनी ही। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज से जुड़ने के लिए आप लोग मेरे को मेल कर सकते हैं, ऋषिका CH77। देखिए मैं हर एक लेसन में इसको रिपीट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप लोग अगर विजन आइज का टेस्ट सीरीज सॉल्व करना चाहो और आपका मिस हो जाए। ठीक है, तो आप लोग मेरे को यहाँ पे मेल करो, मैं फर्दर प्रोसेस बताऊँगी कि आप कैसे जुड़ सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल से, जहाँ पे मैं विजन आइज की टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रही हूँ। सो और भी लेसन देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए बस इतनी, थैंक यू।